तो ये वीडियो जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी 20 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड वन लाइनर्स थे उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो हम स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन। इस 21 क्वेश्चन में कहा गया है वेयर नो सम इज एक्सप्रेस, मतलब कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें सम एक्सप्रेस नहीं किया है कि इतने रुपए तक का फाइन लगेगा, तो ऑफेंडर कितने फाइन के लिए लायबल हो सकता है। तो उसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड होगा बट एक्सेसिव नहीं होगा। इसके लिए आप सेक्शन 63 पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप सेक्शन 64 65 पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं 22 क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, अगर कोई ऑफेंस है और जिसका पनिशमेंट केवल फाइन है, एंड एक्यूज हैज बीन अवॉर्डेड, और एक्यूज को अवॉर्ड कर दिया ₹50 का फाइन, देन द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कितना पीरियड का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अगर वो फाइन पेमेंट नहीं करेगा। तो मैक्स टू मैक्स हो सकती है शैल नॉट एक्सीड, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 मंथ से ज़्यादा उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती। इसका रेफरेंस है सेक्शन 67 में। अब इसकी एक सेकंड कंडीशन है, अगर फाइन 50 रुपये से ज़्यादा है लेकिन 100 रुपये से कम है तो 4 मंथ की हो सकती है, और अगर फाइन 100 रुपये से ज़्यादा है तो 6 मंथ की हो सकती है। अब आते हैं 23 क्वेश्चन पे। इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, वो सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक कर दिया उन्होंने, कि मतलब अगर ऑफेंस के का पनिशमेंट केवल फाइन है तो नॉन पेमेंट, मतलब उसने अगर फाइन का पेमेंट नहीं किया तो इम्प्रिजनमेंट किस तरीके की होगी। तो हमने जैसे लास्ट जो हमारा वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि वो क्या ये आपका ये पनिशमेंट जो है कितने टाइप के होते हैं। तो पनिशमेंट्स होते हैं हमारे 5 टाइप के, तो उसमें सबसे पहला वाला जो होता है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। तो इस सिचुएशन में हैज़ टू बी सिंपल, मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। अब आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, मतलब कि अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट कब टर्मिनेट होगी, उसने फाइन पेमेंट नहीं किया है, तो जब वो फाइन पेमेंट कर देगा जाहिर सी बात है तभी उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। इसके लिए आप सेक्शन 68 पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक और कंडीशन है, इफ़ अ पार्ट ऑफ फाइन इज पेड, मतलब वो फाइन का कुछ हिस्सा पे कर देता है तो उसके अकॉर्डिंगली शैल बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, मतलब उसके अकॉर्डिंगली वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं सेक्शन 69 का। उसके बाद आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और 76 पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं सेक्शन 24 पे। अब इसमें कहा गया है आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस लेना है, बचाव करना है आपको अंडर आईपीसी। तो आपका एक्ट कैसा होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है रीजनेबल होना चाहिए, मतलब रीजन टू बिलीव होना चाहिए, एज वेल एज कमिटेड इन गुड फेथ, मतलब आपने एक अच्छी सोच के साथ मतलब गुड फेथ में किया होना चाहिए, मतलब जो फेथ होना चाहिए वो आपका प्रॉपर और रीजनेबल होना चाहिए। तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले सकते हैं आईपीसी में। इसके लिए आप सेक्शन 76 पढ़ सकते हैं। अब इसमें 25 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका कोई एक्ट जनरल एक्सेप्शंस के अंडर कवर है तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कोई पनिशमेंट नहीं होगा क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आप आते हैं। अब आते हैं 26 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा 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 टेक्निकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें है एक्स जो कि ऑफिसर है कोर्ट ऑफ जस्टिस का, मतलब एक कोर्ट का ऑफिसर है, वो ऑर्डर करता है कि ए को अरेस्ट कर लो ड्यू इंक्वायरी के बाद, मतलब ए को अरेस्ट कर लो, लेकिन ड्यू इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि बी ए है, मतलब जिसको अरेस्ट करने भेज, मतलब जो उसने नोटिस भेजा ऑफिसर ने ऑर्डर किया उसमें ए बी को ए समझ लिया गया, और उसको मतलब ए समझ के बी को अरेस्ट कर लिया गया। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी एक्स की जिसने ऑर्डर किया। तो इसकी सिंपल सी बात यह है कि वो किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने ये काम गुड फेथ में किया था, और इसका डिफेंस उसको मिस्टेक ऑफ फेथ इन रेफरेंस टू और इन कॉन्टेक्स्ट विद गुड फेथ मिल जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन दिया 76 आईपीसी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। उसमें ये कहा गया है एन एग्जीक्यूटर, मतलब जो एग्जीक्यूटर है, मतलब जो ऑर्डर दे रहा है डेथ पेनल्टी का, तो वो आईपीसी में जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है किस सेक्शन में बचेगा। डिफेंस है उसका, मतलब उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, तो वो 78 में बचेगा। इसका दूसरा सिचुएशन है हैंगमैन जो जल्लाद होता है, वो किसी प्रिजनर को फांसी दे रहा है कोर्ट के ऑर्डर पे, तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी में कहाँ पर एग्जाम्पशन मिला हुआ है उसको, तो वो भी 78 में है। आ जाते हैं 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन में है अ वर्कमैन, एक कामगार स्नो फेंक रहा है छत पे से और वार्निंग भी दे रहा है कि मैं स्नो फेंक रहा हूँ, जो भी निकले वो संभाल के निकले। उस दौरान एक पासर भाई वहां से निकलता हुआ एक आदमी जाता है और वो मर जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि वर्कमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि वो गिल्टी है या नहीं है।
तो नॉट गिल्टी बिकॉज सिंस डेथ वॉज एक्सीडेंटल, वो एक्सीडेंटल वे में थी डेथ, तो वो गिल्टी नहीं होगा। अब आते हैं 29 क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल ही है, ये मतलब इलिस्ट्रेशन है सेक्शन 80 का, काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है। ए मतलब ए जो वर्क कर रहा है कुल्हाड़ी से, और कुल्हाड़ी के मतलब काम करते करते उसका हेड, जो कुल्हाड़ी का हेड होता है वो मतलब हवा में उड़ के किसी आदमी को लग जाता है, और उस जो वहां पे पीछे खड़ा था और वो आदमी उसके परिणाम स्वरूप मर जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए आपको एक दिया गया है, नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ ए। तो आप इसको ध्यान मत देना, आप शुरू की एक लाइन पढ़िए। देखिए कोई कुल्हाड़ी चला रहा है तो आसपास के लोगों को समझना चाहिए, इतना कॉमन सेंस तो हर किसी में होना चाहिए कि उससे थोड़ा दूर हटके खड़े हों या अपना कोई काम करें। तो वही बात इसमें कही गई है, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल नॉट एन ऑफेंस। ये सेक्शन 80 का आप इलिस्ट्रेशन ही आप पढ़ सकते हैं, सेक्शन 80 को ध्यान से पढ़िए, काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। अब आते हैं सेक्शन वो क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब ये है, द प्रिंसिपल एज टू वे इन विच अ मैन शुड बिहेव व्हेन ही हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू एविल्स। तो इसमें एक प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है कि आदमी को मतलब एक पर्सन को किस तरीके का बिहेव करना चाहिए जब वो दो इविल्स में से किसी एक को चुनना हो। तो ये इलस्ट्रेटेड है सेक्शन 81 आईपीसी में। तो अब 81 आईपीसी जरूर पढ़ना, ये काफी अच्छा इलस्ट्रेशन है, मतलब इसको काफी अच्छी तरीके से समझाया, बुक से भी पढ़ सकते हैं आप और इंटरनेट पे भी रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसके बाद आप सेक्शन 81 82 इन्फेंसी पढ़ सकते हैं। 31 में मैंने एक ऑफेंस दिया है जिसके लिए गिल्टी नहीं होगा, तो एक सिचुएशन दी है। तो इसमें यह है कि अगर 7 साल से नीचे का बच्चा अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स अपने पिता को शूट कर देता है रिवॉल्वर से और उसके पिताजी मर जाते हैं, तो वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, मतलब गिल्टी नहीं होगा। इसके लिए आप सेक्शन 82 पढ़ सकते हैं। बाकी 84 पढ़ सकते हैं आप। सेक्शन 33 में आते हैं, इंसैनिटी की बात करता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि इंसैनिटी का डिफेंस कब मिलेगा अंडर सेक्शन 84। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो होनी चाहिए इंसैनिटी के लिए, वो किस समय पे होनी चाहिए, तो वो इंसैनिटी के लिए तब होनी चाहिए जब ऑफेंस का कमीशन हो रहा हो। इंसैनिटी का मतलब है इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट कमिटेड। जो एक्ट उसने किया है, जिस इंसान को जो उसने एक्ट किया उसका नेचर नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये किस तरीके का नेचर है। मर्डर कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि इस मर्डर का परिणाम स्वरूप क्या होगा, चाकू लेके किसी के हाथ में मार रहा है, किसी के पेट में मार रहा है, तो वो इंसैनिटी में आता है। अब आते हैं सेक्शन 30 वो क्वेश्चन नंबर 34। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक्शन सेक्शन क्वेश्चन नंबर 34। अब इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस लेना है, मतलब बचना है क्रिमिनल लाइबिलिटी से। अगर आपने इंटॉक्सिकेशन मतलब नशे में शराब पी के आपने इंटॉक्सिकेशन मतलब कोई नशा कर लिया आपने, उसके परिणाम स्वरूप आपसे कोई क्राइम हो गया और आप उस क्राइम से बचना चाहते हैं, तो डी जेनरेशन कैसा होना चाहिए हमकी मेंटल फैकल्टीज का। तो जो मेंटल फैकल्टीज हैं पूर्ण रूप से डीजेनरेट हो जानी चाहिए, मतलब नशे के काबू में आ जानी चाहिए, और आपने उसके परिणाम स्वरूप कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया है तो आप इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस ले सकते हैं। 85 पढ़ सकते हैं आप इसके लिए। अच्छा, तो कमीशन ऑन इन ए स्टेट ऑफ वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन शैल बी लाइबल। मतलब जो आप वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन जानबूझ के आपने शराब पी लिया और उसके मतलब परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट आप कोई ऑफेंस कर देते हैं, तो आप किस केस मतलब कब लायबल होंगे, किस तरीके से लायबल होंगे। तो आपकी इंटेंशन उस तरीके की मानी जाएगी नशे में जिस तरीके की आप इंटॉक्सिकेशन करने से पहले थे, मतलब आपको सही सलामत अच्छा इंसान माना जाएगा अगर आपने वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में आगे किसी को मार दिया या कोई क्राइम कर दिया। तो ये डिफेंस की तरह यूज हो जाएगा, तो इसको इसके लिए लॉ में आईपीसी में बताया गया है। तो इंटॉक्सिकेशन का मतलब जो इंटॉक्सिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, तब आप डिफेंस ले सकते हैं इंटॉक्सिकेशन का। तो वो एडमिनिस्टर्ड होना चाहिए, आपकी जो इच्छा है अगेंस्ट हिज विल, जो भी ऑफेंस कर रहा है, या नॉलेज अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज। तो मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर इंटॉक्सिकेशन हुआ है या नॉलेज आपकी ज्ञान के, तो आपको इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया की जो डॉक्ट्रिन है वो किस सेक्शन में मेंशन है, तो 87 ऑफ आईपीसी। अब ये वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया को आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी डॉक्ट्रिन है, काफ़ी बार एपीओज में क्वेश्चन आ चुके हैं। बाकी ये तो जुडिशरी लेवल का भी क्वेश्चन है। बाकी 36 में डिफेंस ऑफ कंसेंट अप्लाइज टू,
मतलब जो कंसेंट का डिफेंस है वो किस जगह पर अप्लाई हो सकता है, तो प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक रोम्स में एप्लीकेबल है, आप वहाँ पे ले सकते हैं। इसके लिए आप सेक्शन 88 आईपीसी पढ़ सकते हैं। बाकी 37 क्वेश्चन पे आते हैं। स्कूल टीचर है ए जो डिसिप्लिन एनफोर्स करने के लिए एक मॉडरेट सा पनिशमेंट दे देता है, जो कि बच्चा 11 साल का है। तो उसने जो पनिशमेंट दिया है उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए जो है वो ए जो है वो इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डिफेंस अंडर सेक्शन 89 ऑफ आईपीसी। अब 89 ऑफ आईपीसी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी 38 में वैलिड कंसेंट किस किस सिचुएशन में नहीं हो सकती, तो पहली सिचुएशन है इफ गिवन अंडर अ फियर ऑफ इंजुरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। या तो आपको इंजुरी का डर पैदा कर दिया जाए या आपको किसी तथ्य के बारे में मिसकंसेप्ट मतलब आपको सही से बताया ना गया हो। बाकी दूसरी सिचुएशन में इफ गिवन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अनसाउंड माइंड तो इंसैनिटी में आ गई, तो वो तो वैसे ही वैलिड कंसेंट नहीं है। बाकी इफ गिवन बाय अ चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, मतलब किसी बच्चे के द्वारा कंसेंट ली गई है जो 12 साल से कम का है, तो वो भी एक वैलिड कंसेंट नहीं है। बाकी 39 में आप देख लीजिए, जो ए है वो सर्जन है और वो जानता है कि भगवान के अलावा इसको कोई नहीं बचा सकता, भगवान ही कुछ काम करेगा तभी एक्स बच सकता है, और जो कि बीमारी से ग्रस्त है, बट वो गुड फेथ में ऑपरेशन कर देता है एक्स का, और एक्स जो है परिणाम स्वरूप मर जाता है। तो इसमें जो सर्जन है उसको कोई मतलब उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है लॉ के अंडर, हाँ बिल्कुल मिली हुई है। ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस बिकॉज ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ। तो मैंने आपको बता दिया। आप दो चीज याद रखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, गुड फेथ, अगर इनका मतलब ये मतलब एक साथ चल रहे हैं ना, तो समझिए डिफेंस मिलना ही मिलना। इस पे क्वेश्चंस आते हैं आईपीसी में, ऑल्दो चाहे बेशक वो जानता है कि मरेगा या कुछ भी हो, लेकिन गुड फेथ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना, डेफिनेटली ऑफ मतलब आपको प्रोटेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। सेक्शन 92 पढ़ सकते हैं। बाकी लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ए इज इन अ हाउस विच इज ऑन फायर, मतलब जो ए है वो एक घर में है जिसमें आग लग चुकी है जेड के साथ, जो कि एक बच्चा है। पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, नीचे लोग ब्लैंकेट लेके खड़े हैं कि ये इसको बचा के ले आएगा। मतलब इसे फैला लेते हैं ना, आपने टीवी फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा। तो जो ए ने ड्रॉप द चाइल्ड इन गुड फेथ, उसने गुड फेथ में वो बच्चा नीचे फेंक दिया। इंटेंटेड द चाइल्ड्स बेनिफिट, उस बच्चे के बेनिफिट के लिए, बट लेकिन वो बच्चा जो है उसके परिणाम सब वो नीचे मतलब जैसे ही उसने फेंका और वो नीचे गिरा वो मर जाता है। तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन डी टू सेक्शन 92 रेफर कर सकते हैं। ये आज की मतलब हमारी वीडियो हो गई। 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आईपीसी के वन लाइनर्स। इसमें से एमसीक्यूज बहुत सारे पढ़ेंगे। जब आप जो मैंने नीचे सेक्शंस दिए ना, जब आप उनको पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बाकी आप कमेंट जरूर करा करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।